अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है हमारे पास, जो डिबेट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही है और इसके अलावा एक तशवीश है एस्पिरेंट्स के अंदर उस टॉपिक को लेके, वो है सीएसएस रिफॉर्म्स के बारे में। कब आएंगी, कैसे आएंगी, कब तक इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है उनकी, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं स्टूडियो में प्रोफेसर इमरान साहब, और उनसे हम ये इनके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे उनके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। पाकिस्तान की तारीख में तो आज तक कुछ रिफॉर्म हुआ नहीं है। जब भी सुना है हमने कुछ रिफॉर्म ही हुआ है। तो क्या ये जो बहस चल रही है या जिसके ऊपर कुछ अफवाहें चल रही हैं, कुछ ऐसा मुमकिन है कि फाइनली हम पाकिस्तान में जो सिविल सर्विस में या ब्यूरोक्रेसी में कुछ बेहतरी देख सकते हैं? रिफॉर्म्स होने भी चाहिए, वक्त के साथ साथ हर सिस्टम को चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक अडेप्ट करना चाहिए। नहीं, रिफॉर्म्स हुए भी हैं, कुछ थोड़े बहुत ही रिफॉर्म्स कह लें। अभी जैसे आपको पता है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है। 2015 में कुछ सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया गया था। हाँ, ऐसे ड्रेस्टिक रिफॉर्म्स तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो ऑनगोइंग डिस्कशन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और जैसे रूमर्स हैं, उसमें पोटेंशियल रिफॉर्म्स की बात तो हो रही है और हो सकता है कि 2025-2026 में वो हो जाएं। तो मुझे तो लगता है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए और अभी नहीं तो कल हो जाएंगे, क्योंकि सीरियस डिबेट इसके ऊपर चल रही है। तो इसमें सर वैसे आपको क्या लगता है, अगर ये रिफॉर्म्स होती हैं तो क्या इसी साल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए या इसमें कुछ टाइम फ्रेम दिया जाना चाहिए? कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि नहीं, जो लोग नए अपना करियर डिफाइन करना चाहते हैं उस हिसाब से वो डिग्रीज करना चाहते हैं तो उनको कम से कम 3 से 4 साल या 5 साल का जो है वो टाइम दिया जाए रिफॉर्म्स। कुछ लोग इस हक में है कि नहीं, जितना जल्द से जल्द है वो उस मुल्क के लिए भी बेहतरी है, एस्पिरेंट्स के लिए भी बेहतर है, जितनी जल्दी रिफॉर्म्स की जाएँ। आपका इसके बारे में क्या व्यू है? अच्छा, जो पिछले रिफॉर्म्स आए थे 2015 में, वो भी PMLN की गवर्नमेंट में आए थे, तो ज़ाहिर इनका प्लानिंग कमीशन भी है, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आ जाएंगे, और अगर आने हुए तो हो सकता है 2025 में ना तो 2026 में आ जाए, और 2026 में ही आने चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत सारा तैयारी कर चुके हैं एस्पायरेंट्स, और फिर अगर फॉरेन रिफॉर्म्स आ गए तो इसमें से उनके लिए काफ़ी इश्यूज हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर बहुत जल्दी भी किया तो नेक्स्ट ईयर। लेकिन मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि 2015 से क्लस्टर सिस्टम की बात हो रही है, और ये जितनी भी बातें आज हम सुन रहे हैं इसमें से काफ़ी बातें उसका स्टार्ट हो चुकी थी। तो अभी 2015 से 2025 है, 10 ईयर्स का एक लंबा चौड़ा गैप है, तो हमारी रिफॉर्म्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी सुस्त रवि का शिकार रही है। इस सिलसिले में देखेंगे, अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी तो एक बहस है, उसके मुताबिक हमें जो क्यूज मिले हैं उसी में बात करेंगे। अच्छा सर, इसमें जो प्रोस्पेक्टिव चेंजेस हैं उसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस पे एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है वो सर ये है कि क्या स्पेशलिस्ट ही सिर्फ फायर होने चाहिए, स्पेशलाइज्ड डिग्रीज के लोग, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स जो हैं उनको इंजीनियरिंग रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में भेजना चाहिए, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में जो है वो सर्व करना चाहिए, या आप मानते हैं कि जर्नलिस्ट को भी उतना ही राइट है इस सर्विस का हिस्सा बनने का और ओपन एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए किसी को भी इसका हिस्सा बनने का? तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल? क्योंकि दोनों तरफ बातें भी चल रही हैं और साथ एक और क्लस्टर सिस्टम की भी बात हो रही है, वो भी काइंडली एक्सप्लेन कर दी और इस चीज़ को भी बता दें कि इसके मतलब आपका क्या ख्याल है? अच्छा, इसके मतलब तो मैं आपसे बात करता हूँ कि स्पेशलिस्ट तो ज़रूर जाने चाहिए, लेकिन मैंने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में देखा है काफ़ी, चंद एक को छोड़कर, कि जो स्पेशलिस्ट भी आते हैं वो भी मतलब इतने स्पेशलिस्ट नहीं होते जितना हम समझते हैं उनको। ठीक से। और जो जर्नलिस्ट्स हैं, जो जनरल किस्म के पेपर्स रखते हैं और पेपर्स भी देते हैं और वो जनरल डिग्रीज लेके भी आए होते हैं, उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, और उस ट्रेनिंग में जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ा भी दिए जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवाना भी सिखा दिया जाता है। लेकिन अगर आप मेरी राय इसमें लें तो हाँ, स्पेशलिस्ट्स को आना चाहिए। अगर किसी ने IR में पढ़ा है तो उसको बेहतर तरीके से पता होगा कि पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी है, ख़ास तौर पर फॉरेन पॉलिसी में उसको जाना चाहिए। और अगर किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है तो उसको शायद पैस में ज़्यादा बेहतर तरीके से वो एडजस्ट हो पाएगा। अगर उसने वाकई 2 साल की या 4 साल की उसमें डिग्री ली है तो वो डिफरेंस तो होगा। ठीक है, यही चीज़ें उसने जाके सिविल सर्विसेज एकेडमी पढ़नी है, मगर इसके बावजूद देखिए 2, 3, 4 साल जो आपने वहाँ पढ़ा है और फिर उसके बाद CSS में 2, 3, 4 साल उसने पढ़ा है,
कोई वही वाला सब्जेक्ट, तो उसकी जो एक्सपर्टीज होगी वो डिफरेंट लेवल की होगी। इवन के कुछ 10 कुछ साल पहले तक तो ये भी तनकीद होती थी कि एक अरबिक स्टूडेंट ने रख ली, फिर उसके साथ या उसने पर्शियन रख ली, अक्सर लोग रख लेते थे, पर्शियन रख लेते थे, और पंजाबी रख ली और अच्छे मार्क्स लेकर तो फिर वो पैस में चला गया या किसी टेक्निकल जो भी फील्ड है उसमें चला गया। अभी भी देखिए ना, बात हो रही है कि जो क्रिमिनोलॉजी वाला स्टूडेंट है, उसने जो पढ़ के आया क्रिमिनोलॉजी को, या उसने अभी सीएसएस में आके क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है, वही पुलिस में जाएगा। मतलब एक रूमर यही है कि ऐसा ही होगा, और ऐसा अगर हो जाए तो इसमें बुरा भी क्या है। अगर स्टूडेंट को फोर्स कर भी दिया जाए कि आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ें ताकि आपको क्राइम की नेचर का पता चल सके सही तरीके से, और वो जब जाएगा वहां पर तो वेल प्रिपेयर्ड होगा, इस बारे में वेल इन्फॉर्म्ड होगा। और इसी तरह से अगर पब्लिक पॉलिसीज को पढ़ा के लाया जाए वहां पर, तो फिर अच्छे तरीके से वो अपना परफॉर्म कर सकेगा। अभी आप देखें ना कि पुलिस में जो जा रहे हैं, या फिर अगर एफबीआर के डिपार्टमेंट में, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, अकाउंट्स से रिलेटेड चीजें हैं उसमें, तो कोई इंजीनियर जा रहे हैं या डॉक्टर्स जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो अपने ही उस डिपार्टमेंट के हवाले से, सब्जेक्ट से, तो बेहतर परफॉर्म करेंगे वहाँ पर। सर इसमें अब आपने दो बातें की, एक तो ये कि वाकई जो क्रिमिनोलॉजी के डिग्री होल्डर्स हैं वो बेहतर पुलिस में सर्व कर सकते हैं, और एक आपने ये कहा कि अगर वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर लें क्रिमिनोलॉजी का सीएसएस में तो शायद वो बेहतर एक पुलिस ऑफिसर साबित होंगे। लेकिन सर कुछ लोग जो इसको अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप इस तरह स्पेशलाइज्ड डिग्रीज को सर्टन डिपार्टमेंट्स की तरफ डायरेक्ट करते हैं तो आपके पास सिलेक्शन के लिए ओवरऑल जो टैलेंट पूल है वो बहुत कम हो जाता है। हाँ, ये पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है। दूसरा सर ये कि जो यूएस है या यूके है, उनके अंदर ब्यूरोक्रेसी की अमूमन हम लोग मिसालें लेते हैं, हमारा तो यूके का सिस्टम ही है बेसिकली जो हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया है, तो वहाँ पे पुलिस में भी, पैस में भी, इनफैक्ट फॉरेन सर्विसेज में भी किसी भी लेवल पे, पुलिस में, पैस में, फॉरेन सर्विसेज में किसी भी लेवल पे, इवन एंट्री लेवल या मिड लेवल पे आपसे वो स्पेशलाइज्ड डिग्रीज डिमांड नहीं करते। आपके लिए जनरल ओपन होता है, आप सारे उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो सर अब पाकिस्तान का, और उस इनफैक्ट वहाँ पे तो सर एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स होते हैं और वाइवा वोस्ट या इंटरव्यू जो है वो फाइनल आपकी सिलेक्शन उस बेसिस पे होती है। तो अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री के क्या ये दो चार चीज़ें जो हैं एज इट इज़ हमें ग्लोबल नॉर्म्स के मुताबिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, या कोई एक नया निज़ाम या कोई डिफरेंट उसको थोड़ा बहुत चेंज करके मेटिकुलसली अडॉप्ट करना चाहिए? हाँ, अभी सिर्फ ये बात हुई है शायद कमीशन में, जो आपने अभी एक इसके अपोजिंग एक आर्गूमेंट रखा है, ये आर्गूमेंट वहाँ पे पेश किया गया मेरी इतला के मुताबिक, और इस पर उन्होंने इसको कंसिडर किया और कहा है कि अच्छा ठीक है, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है तो कम से कम आप सीएसएस में आके वो सब्जेक्ट पर्टिकुलरली पढ़ें। और मुझे मालूम है, मैं खुद भी जब 2003 में सीएसएस का एग्जामिनेशन दिया था तो शायद मैंने उसको लिटरेचर रखा था जो मेरी अपनी डिग्री थी इसमें, और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि जब मैंने लिटरेचर पढ़ा था अपना जो पंजाब यूनिवर्सिटी से, जो लिटरेचर मैंने पढ़ा था और उसके बाद मैंने दोबारा पढ़ा, तो वो तो सोने पे सुहागा ऐसा हुआ कि जब पीपीएससी की बाद में जॉब्स आती हैं, ठीक, तो पढ़े बगैर ही मैं बड़ी स्मूथली उसमें सेल कर गया। तो आपका फ़र्क पड़ता है, जब आप सीएसएस के लिए तैयारी कर रहे होते हो तो आप बहुत सीरियसली तैयारी करते हो, कभी कभी आप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है, नो डाउट आपको सिविल एकेडमी में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो वाई नॉट बिफोर सिविल एकेडमी यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ इन दैट सब्जेक्ट। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है, अगर ठीक है आपके पास स्पेसिफिक डिग्री नहीं है तो आप उसमें तो पढ़े हो कम से कम सब्जेक्ट। चलें सर, ये बात तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर दी है। सर एक और सवाल जो इसको लेके सीएसएस को बार बार उठाया जाता है स्पेशली एस्पिरेंट्स में, वो है इसकी मार्किंग को लेके। अमूमन ऐसा होता है कि एक साल जो है वो हिस्ट्री का एक पेपर होता है, उसमें स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और अगले ही साल वो सेम पूल ऑफ कैंडिडेट्स और समवट सिमिलर पूल ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो उसी सब्जेक्ट में बुरी तरह फेल होता है और परसेंटेज जो है पासिंग की वो बहुत कम होती है। और इनफैक्ट अगर आप उन 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को कंपेयर करते हैं तो वो भी सिमिलर होते हैं, कोई डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट नहीं होता। इसकी क्या वजूहत है, क्या इसमें भी कोई बेहतर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली अभी ये सोच रहे हैं, अभी रिफॉर्म्स में ऐसी बात आ रही है, ये है एक हेडेक। गो कि मैं इस पे यही मेरा यकीन है कि अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है, अगर कोई अच्छा क्रिटिकल थिंकर है, उसने स्टेटमेंट को समझकर
अच्छे आर्गुमेंट्स लिखे हैं और उसने एक्सेस कर लिया है, मतलब अनलॉक कर लिया है स्टेटमेंट को, तो वो अच्छे मार्क्स लेता है। हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है जब आपका एग्जामिनर एक ज़हन बना के आया है कि भी मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्ट मार्किंग करनी है, तो कुछ मार्क्स तो थोड़े बहुत वो कम करता है। इस पे अभी जो रिफॉर्म में एक चीज़ आ रही है वो ये है कि कंप्यूटर बेस्ड आप चेकिंग करना स्टार्ट कर दें, खासतौर पे ऑब्जेक्टिव्स की, और ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स को ही ज़्यादा कर दिया जाए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए सबके लिए, क्योंकि एग्जामिनर्स हर एक की साइकी डिफरेंट हो, एक एग्जामिनर तो होता नहीं है एक ही सब्जेक्ट में, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट प्रोफेसर्स होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं। तो ये भी कभी कभी हो जाता है कि कुछ एग्जामिनर्स कुछ बेहतर कर देते हैं पेपर्स में और कुछ एग्जामिनर्स अच्छा नहीं करते हैं, और ये एग्जामिनर्स बाकायदा खुद कहते हैं, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोफेसर हूँ, तो मुझे मालूम है एग्जामिनर्स से मेरी बातचीत हुई भी है। कुछ ऐसे एग्जामिनर जो यूनिवर्सिटी के हैं, इवन जीसी यूनिवर्सिटी यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी यूएस में, यूनिवर्सिटी सरगोदा में, तो उनके ख्याल में कि हमसे कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, और कभी कभी नहीं, मेरा ख्याल है 80% हो जाती हैं। पहले पेपर्स वो अच्छे तरीके से चेक करती हैं, जब इतना प्लंदा होता है, टारगेट आपके सर पे आया होता है, तो उन्होंने साथ में अपने जूनियर्स को भी लगाया होता है। सर इसका तो मतलब है कि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ मूव करना चाहिए, जहां हाँ, यही ये जो रिफॉर्म कमीशन है यही सोच रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जो एक बहुत बड़ा स्यापा पड़ा हुआ है हमारे लिए इंग्लिश का, इसके बारे में वो सोच रहे हैं कि इंग्लिश के ऊपर रिलायंस कम से कम कर दी जाए। अच्छा, एक और भी सजेशन मैंने सुनी है, उड़ती उड़ती खबर जिसको कहती हैं, जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो ये भी मैंने सुना है कि इंग्लिश को शायद वो 50 नंबर की इंग्लिश करे और साथ में 50 नंबर की उर्दू करके एग्रीगेट मार्क्स बना दें, ताकि जो स्यापा और करोड़ों का बिजनेस जो है पाकिस्तान में सिर्फ इंग्लिश के नाम पे। सर ये बिल्कुल आप ठीक है, ऋषभ सैन की जो रिपोर्ट थी लास्ट रिफॉर्म्स के ऊपर जिसमें एमपीटी इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उसमें इंग्लिश मेरे ख्याल में 50 मार्क्स करने की ही बात की गई। और आप मुझे बताएं कि आप कैसे जज कर सकते हैं एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है और वो इंग्लिश में पास नहीं होता। बहुत सारे हमारे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ अंग्रेजी खा गई है। इसी तरीके से हमारे कितने इंजीनियर्स, कितने साइंटिस्ट, मुझे खुद पता है, मैं कॉलेज सेक्टर में मौजूद रहा हूँ और फिर उससे पहले एलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता रहा हूँ, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में 33 नंबर की मुसीबत उनको पड़ी होती है। ऐसा बच्चा जो खुद से एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर जाता है, इतना उसका बेहतरीन ज़हन है, लेकिन इंग्लिश एक बहुत बड़ी हर्डल बनी हुई। इंग्लिश को इतना ही रखना चाहिए कि आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकें, हम उससे दौड़ नहीं रहे हैं। वी कैन नॉट एस्केप इंग्लिश। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका, इट्स अ विंडो टू इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप सारा तो उसको ओढ़ना बिछौना ना बना लेना। हमने कोई इंटेलेक्चुअल्स तो नहीं लेने हैं, हमने वहां पे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स लेने हैं। तो इसका मतलब है सर इंटरव्यूज में भी जो है कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बाइलिंगुअल होना शुरू हो जाएंगे, इंग्लिश पे फोकस की बजाय उर्दू पे भी थोड़ा बहुत काम शुरू हो जाए। रिफॉर्म कमीशंस में ये बातें हुई हैं, ठीक, मेरी इतला के मुताबिक 100% तो मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूं। अभी तक ये कुछ चीजें हमने मालूम की हैं, वो यही है कि इंडिया को थोड़ा सा फॉलो करेंगे। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप जिसमें इंटरव्यू दे सकते हैं, बाकायदा पूछते हैं। अब तो मेरा ख्याल है पीपीएससी में और पीएमएस में भी, हमारे यहाँ पर भी एक ट्रेडिशन चल पड़ा है कि बच्चे से पूछते हैं कि आप किस में कंफर्टेबल। आप अपना माफिया ज़मीर बयान ही नहीं कर सकते हो अच्छे तरीके से जब तक आप अपनी चॉइस की लैंग्वेज में नहीं बात करेंगे। भाई आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आपने ऐसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा, आप इंग्लिश में अपना मुद्दा बयान करें, नहीं है उर्दू में करें। मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो चॉइस में होनी चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अक्लमंद हैं या वाइस हैं। इंग्लिश आने का लैंग्वेज है, बस आप पंजाबी बोलें, उर्दू बोलें। मेरे ख्याल में सर सारा मसला दफ्तरी ज़बान जो है ना, वो शायद उर्दू करने से इधर से भी ठीक होना शुरू हो जाए। हाँ, फिर इसमें एक और भी इशू है। एक साहब ने इसी कमीशन में ये सवाल उठाया कि अगर हमने इंग्लिश को बिल्कुल बहुत मामूली सा कर दिया और उसको अच्छे तरीके से ना परखा एग्जामिनेशन में, तो ये भी हो सकता है कि हमारे बच्चे तो उर्दू भी अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते, बोल पाते। इंग्लिश तो वैसे भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इन्होंने मूव करना होगा ग्लोबली, तो कैसे ये बात करेंगे? हमारे इमेज का इशू हो जाएगा। जिस तरीके से आप हमारे क्रिकेटर्स को देख रहे हैं, किसी ने क्रिकेटर्स की मिसाल दी कि हमारे क्रिकेटर्स हमारे इमेज का जनाजा निकालते हैं जब वो कम्युनिकेट करते हैं। हालांकि इंग्लिश ना बोलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक इमेज जो जाता है ना, यार अनपढ़ है शायद, और शायद इतने भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अपनी लैंग्वेज ही बोल पाएं।
इंटरप्रेटर रख लें, लेकिन बार करेक्टर्स एक और चीज़ है। लेकिन अगर आपकी एलीट क्लास है ब्यूरोक्रेसी में, वो मूव करती है, वो अच्छे तरीके से इंग्लिश लिख ही नहीं पाती। जैसे पहले जजेस का बड़ा इशू था, जजेस अपना फैसला इंग्लिश में अच्छे तरीके से ग्रामेटिकली ठीक नहीं लिख पाते थे। अब उन्होंने क्या किया है, जुडिशरी में क्या कर दिया उन्होंने कुछ सालों से, इंग्लिश बाकायदा उसमें डाल दी, जैसे बेकन के एसेज और लिटरेचर कुछ ना कुछ और ये सारी चीजें। और अब मुसीबत पड़ी हुई है वकला को, कभी इंग्लिश का पेपर कैसे पास करें, और जुडिशरी में रौले हैं। ऐसा नहीं है कि वो कमीशन बैठा हुआ है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारी डिस्कशंस उन्होंने नहीं की है। इंग्लिश को अगर कम हम वेटेज दें, मुसीबत फिर पड़ जाएगी। कभी आपका बच्चा जब इंग्लिश में अच्छे तरीके से तैयार नहीं है तो आप कैसे इसको इंटरनेशनली मूव करवाएंगे, वहां से कोर्सेज करवाएंगे। और अगर आप इसी पे रिलाई करें तो आपको बेहतरीन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो मिलने चाहिए, जो आपके पास पूल है, कई एडमिनिस्ट्रेटर्स पीछे हो जाता हूं। मुझे पता है ऐसे जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर्स हिस्ट्री में भी रहे हैं जो लैंग्वेज जिनकी अच्छी नहीं थी मगर वो बड़ी जबरदस्त जो है वो डिसीजन मेकिंग किया करते थे। जी सर, अगले सवाल पे जाते हैं। ये जो जुबान की बहस है ये तो ये छोड़ देते हैं, आगे आगे चलते हैं। जी बिल्कुल आगे चलते हैं। सर, इसमें एक और सवाल जो है वो है क्वेश्चन ऑफ कोटा को लेके। लास्ट कई सालों के जो आप रिजल्ट्स उठा के देखते हैं तो पंजाब से हमेशा जो है वो 50% कैंडिडेट्स गो अनएलोकेटेड, और उसमें इनफैक्ट बलोचिस्तान या केपी के या दूसरे जो सूबे हैं उसमें से जो ज़्यादातर सीट्स हैं वो पहुंच जाती हैं। तो अब यहाँ पे पंजाबी कैंडिडेट्स ये फील करते हैं कि देयर इज़ सम इनजस्टिस टुवर्ड्स देम, और उसके बरक्स जो है वो बलोचिस्तान जैसी सीट्स जो हैं या केपीके की जो सीट्स हैं वो इनको एलोकेट होनी चाहिए, सेंसस सीट्स जो उनकी वेकेंट जाती हैं। तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि अभी इतना साल हमने 20 साल के लिए शायद कोटा रखा था या कुछ साल के लिए, उसके बाद हमने उसको फेज आउट करना था, तो वो कोटा अभी तक चलता आ रहा है। क्या ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको कोटा कहते हैं ये समहाउ कहीं सोशल इनजस्टिस की तरफ तो नहीं मूव कर गया? मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान में ऐसा कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है। पंजाबीज पहले ही ब्यूरोक्रेसी में छाए हुए हैं, पंजाब में एजुकेशन भी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर कोटा भी छेड़ देंगे तो आपके जो दूसरे फेडरल इश्यूज हैं, एक इशू ये भी बीच में स्टार्ट हो जाएगा। सिंधीज जो इंटीरियर सिंध वाले हैं और वो जो बलोच हैं वो पहले ही जख्मी हुए बैठे हैं, वो और मसाइल हो जाएंगे, इसको तो नहीं। और मेरे सुनने में तो एक और भी बात आई है कि शायद बलूचिस्तान का और गिलगित बल्तिस्तान का कोटा थोड़ा ज़्यादा कर दें, वेमेन का कोटा भी शायद ज़्यादा कर दें। उसकी वजह यह है कि ये बहुत नीचे हैं और बाकी जो ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स या फिर जो दूसरा सेक्स ग्रुप है, उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर फर्ज करो आप इनको इक्वालिटी देते हो तो मूव तो करेंगे, लेकिन ये डिफरेंस ख़त्म नहीं होगा। ये इक्वालिटी तो हो जाएगी, इक्विटी नहीं होएगी। कोटा होता ही इसलिए, जैसे वेमेन का कोटा ज़्यादा करने की क्यों बात है, ताकि ये तेज़ी से मूव करें और ऊपर वाले आहिस्ता मूव करें। टिल द टाइम बोथ ऑफ देम इक्वेट ईच अदर। आई मीन जब वेमेन उनको पकड़ लें तो तब फिर शायद। तो मेरा ख्याल है कि कोटा तो अब और ज्यादा कर दें, जो सुनने में बात आ रही है। अल्लाह आलम जो रिफॉर्म्स आएंगे तो क्या होगा, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि कोटा थोड़ा बहुत ज्यादा करेंगे बलूचिस्तान का, जीबी का, गिलगित बल्तिस्तान का और वेमेन का। चलें सर, ये तो हमें इल्म हो गया कि कोटा ज़रूरी है, जो बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं उनको फैसिलिटी बिल्कुल ज़रूरी है ताकि इंक्लूसिव आपकी जो है गवर्नेंस हो सके। तो कोटा से रिलेटेड सर एक इस टाइम एक और कैंपेन भी चल रही है, और जो लोग बैकवर्ड एरियाज से हैं, स्पेशली बलूचिस्तान से या साउथ पंजाब से या रूरल सिंध से, वो ये डिमांड करते हैं कि सम हाउ द एज लिमिट फॉर द CS इज टू लो, it should be increased to 35 and the number of attempts should also be increased from 3 to 5। तो उनको भी ये लगता है कि जैसे कोटा की तरह एक फैसिलिटेशन है, समहाउ जो बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं उनके तो आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि हम लोग की डिग्रीज डिले होती हैं, हम लोगों का तालीमी मयार जो है वो सेंट्रल पंजाब या इस्लामाबाद जैसे सिटीज़ के बराबर नहीं है, तो हमने कम्पीट तो उन्हीं के साथ करना है। तो समहाउ हमें टाइम फ्रेम ज़्यादा चाहिए होता है तालीम के लिए, तो हमें उस लिहाज से जो है कम से कम जो है 5 अटैम्प्ट्स दी जाएँ और एज लिमिट भी 35 बनाई जाए। और इसके अलावा वो तो ये भी कहते हैं कि ग्लोबल नॉर्म्स भी ऐसी हैं, अब USA, UK, चाइना, इवन फैक्ट रीजनल लेवल पर इंडिया को देख लें आप इलाकाई सतह पर, तो इंडिया भी जो है कम से कम 36 ईयर्स एज देता है। तो फिर कोटा के साथ साथ हल्का फुल्का इंसाफ जो है मेरे ख्याल में इन लोगों के साथ भी हो जाना चाहिए कि उनको जो है 3 की बजाय 5 अटेम्प्ट्स दे दी जाएं और 30 की बजाय 35 साल एज लिमिट हो जाए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं भी इसको इंडोर्स करता हूँ, खासतौर पे बैकवर्ड एरियाज के वाकई ऐसे मसाइल हैं। मैं खुद जब कॉलेज सेक्टर में भागटा वाला रह के गया था तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं
वो थोड़े बैकवर्ड एरिया से थे और उनकी स्कूलिंग वो बेसिक्स उनकी नहीं इतनी स्ट्रांग होती थी, उनको टाइम लगता था करीब करीब आने के लिए। तो उनके लिए, और ऐसे जैसे बलूचिस्तान के हैं या इंटीरियर सिंध के तो बहुत ही मसाइल हैं एजुकेशन के हवाले से। तो ये जो लोग हैं इनके लिए अगर 5 चांसेस रख दिए जाएं तो कोई मजायका नहीं है, मतलब वो देते रहे। और वैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया में 5 से 6 चांसेस दे के वो अपनी यूथ को क्राइम से बचा लेते हैं। इंडिया में जितनी कोई यूथ है और जितनी की पॉपुलेशन है, अगर उनका ये IAS ना हो और उससे पहले ये IIT के एग्जामिनेशन जिसमें 3, 4, 5 साल, यही वो एज है जिसमें आपकी जो टीनेज या यूथ डिस्ट्रक्टिव होती है वो उस चक्कर में लगे रहती है। मेरे ख्याल में सर क्राइम के अलावा जो है, मेरे ख्याल में ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगा दिए जाते हैं, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज फ्लॉड हैं बात है उनके ऊपर भी किसी किस्म की क्रिटिसिज्म से बचा जा सकता है कि इधर ही लगे रहे वो लोग, हमें इस तरीके से। लेकिन आप देखिए, मैंने CSS एग्जामिनेशन पाकिस्तान में एक ऐसा एग्जामिनेशन देखा है जिससे बच्चे की अपनी जो प्रोडक्ट है वो शाइन करनी शुरू हो जाती है। और बच्चा चलता फिरता, अगर किसी बच्चे ने 3 से 4 साल लगाए हैं ना, तो ठीक ठाक बला होती है, वो ना हो लेकिन फिर भी वो एक compete करने वाला बच्चा बन जाता है। इवन अब्रॉड भी जाता है या कहीं पर भी जाता है तो वो compete करता है। तो अगर 5 साल दे दिए जाएं उसको, वो तो मैं कहता हूँ एटम बम बन जाएगा। तो उतनी देर तक वो उस एज ब्रैकेट से भी बाहर आ जाता है जिसमें वो क्राइम कर सकता है या डिस्ट्रक्टिव सोच सकता है। तो टेररिज्म और ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर ज्यादा हो रही हैं, तो लगा दी इनको 5 साल दे दी। सर आपने बहुत एक बेहतरीन नुक्ता उठाया है। और इसके अलावा सर ये बातें तो होगी, लेके रिक्रूटमेंट को लेके होगी, सिलेबस चेंजेस को लेके होगी, लेकिन मेरे ख्याल में एक और अहम मसला है जिसको बड़े जो हमारे गवर्नेंस से रिलेटेड जो थिंकर्स हैं जो इस पर बात करते हैं, इशरत हुसैन हो गया और बाकी, वो सर इसकी ट्रेनिंग को लेके है और करियर प्रोग्रेशन को लेके है। वो तो क्लियर कहते हैं कि पहले जो है ट्रेनिंग का टाइम पीरियड ज़्यादा था, फिर एक टाइम पे 70s में कम कर दिया गया और लोगों की जॉब सिक्योरिटी चली गई, उनके ट्रांसफर्स बहुत एब्रप्टली होना शुरू हो गए। इस वजह से जो है ब्यूरोक्रेसी का चार्म लूज हो गया और वो जो पोटेंशियल अच्छे कैंडिडेट्स थे वो इसको छोड़ के या तो ब्रॉड सेटल होना पसंद करते थे या किसी और जगह अपनी सर्विसेज और अपनी एबिलिटीज़ को जो है यूटिलाइज करना पसंद करते थे। तो इससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे कि ट्रेनिंग को कितना बेहतर बनाया जाए, या करियर प्रोग्रेशन या जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर इस रिफॉर्म्स इतनी हो रही हैं तो कम से कम इतना भी होना चाहिए साथ? अच्छा, इस पे जो ट्रेनिंग के हवाले से भी कुछ बातें, कुछ नुक्ते सामने आए हैं कि शायद अब गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया जाएगा और उसके अलावा AI पे फोकस किया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को कम किया जाए और उसमें पब्लिक पॉलिसीज़ को शामिल किया जाए और AI को शामिल किया जाए, और रीजनल जो हैं आपकी जियो पॉलिटिक्स वो तो पहले ही शामिल है, अभी और मतलब वो भी शामिल होगी उसके अंदर, साइबर सिक्योरिटी को शामिल किया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेनिंग में भी शामिल होगी, क्योंकि नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मतलब आप डिजिटल एज में जी रहे हो और आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के साथ नहीं जी सकते हो। हमारे ज़्यादातर CSS में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, कोशिश करें प्रैक्टिकल हो, केस स्टडीज़ के ऊपर बेस करते हुए हो, और वहाँ पर भी केस स्टडीज़ करवाए जाएँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करवाए जाएँ, और उसके साथ साथ उस ट्रेनिंग में AI का रोल ज़्यादा से ज़्यादा हो, गवर्नेंस सिखाया जाए। मुझे कुछ स्टूडेंट्स के बारे में तो पता है जिन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस किया या आम MA किया, और यहाँ पर भी आम सब्जेक्ट्स रख के जब वो जाते हैं वहाँ पर तो उनको कंप्यूटर का इतना सारा कुछ पता नहीं होता, मार खाते हैं वहाँ पे जाके, खासतौर पर टेक्नोलॉजी में। तो वहाँ पे सोच तो ये रही है कि ज़्यादातर ये जो प्रैक्टिकल जो ग्राउंड्स हैं उस पर ट्रेनिंग करवाई जाए, ये बहुत अच्छा स्टेप होगा। चले सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे जो है आज हमने बेहतरीन एक डिस्कशन की, बहुत कुछ सीखने को मिला। होपफुली जो देखने वाले लोग हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, तो हमारी इस सारी डिस्कशन का जो एंड में कंक्लूजन यही है कि रिफॉर्म्स ऑफ कोर्स होनी चाहिए और एक ऐसे वक्त पे होनी चाहिए जो तमाम एस्पिरेंट्स के लिए फिजिबल है, जहाँ पे उनको ये मसले मसाइल ना हो कि कुछ सब्जेक्ट्स अभी सिलेक्ट करने हैं या अभी पढ़ने हैं या बाद में पढ़ने हैं। और साथ में ये है कि ये सारी की सारी जितनी रिफॉर्म्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, जिसमें एलिजिबिलिटी, रिक्रूटमेंट से लेके ट्रेनिंग एज वेल एज जॉब प्रोस्पेक्ट्स और करियर जो प्रोग्रेशन है वो बेहतरीन होनी चाहिए। और अगर इसमें से कोई एक आध नुक्ता भी रिफॉर्म्स में से रहता है तो फिर ऑफ कोर्स ये हाफ बेक्ड ट्रूथ की तरह हाफ बेक्ड रिफॉर्म्स भी होंगी,
और मुझे ये लगता है और हम सबको भी ये लगता है सारे एस्पिरेंट्स जितने भी हैं कि रिफॉर्म्स जब भी हों वो कॉम्प्रिहेंसिव हों और वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर कम से कम क्लोज हो जाए ताकि एस्पिरेंट्स आए दिन जो है एक नए सरप्राइज के लिए तैयार ना बैठें। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।